नमस्कार। भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर कोलकाता, जिसे कभी कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है, जहां इतिहास, साहित्य, राजनीति और जनजीवन एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। 1960 का दशक इस शहर के लिए वैचारिक उथल पुथल, सांस्कृतिक ऊष्मा और रचनात्मक ऊर्जा का समय था। इसी दौर में हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, लेखक, बहुआयामी रचनाकार नरेश सक्सेना ने इस शहर को बहुत करीब से जिया और आत्मसात किया। इंजीनियरिंग, कविता, रंगमंच, सिनेमा जैसे विविध क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए उन्होंने अपने अनुभवों को एक विशिष्ट संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया। कलकत्ता से कोलकाता की यात्रा केवल नाम परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि समय, समाज और संस्कृति के बदलते चेहरे का दस्तावेज भी है। प्रस्तुत है नरेश सक्सेना जी से एक विशेष बातचीत, जिसमें वो उस पुराने कलकत्ता की स्मृतियों और आज की कोलकाता की बदलती पहचान के बीच संवाद स्थापित करेंगे। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं नरेश सक्सेना जी से। सर, जब आप 1960 में के दशक में कलकत्ता आए थे, तो यहाँ की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कलकत्ता की जिस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जो कलकत्ता की बहुत बड़ी खासियत मैंने देखी, वो था कि यहाँ हर 4 कदम पर, फुटपाथ पर पत्रिकाओं और अखबारों और किताबों की दुकानें लगी रहती। मुझे किताबों की दुकानें, पत्रिकाओं की दुकानें, अखबारों की दुकानें बहुत आकर्षित करती। वो हर 4-6 कदम के बाद मुझे वो पटरी पर रखी हुई किताबें, पुरानी किताबें, नई पत्रिकाएं नजर आती थी। दूसरी बात ये थी कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप एक कलम खरीद सकते थे, उसी में आप एक चाय भी पी सकते थे, और उसी में आप बचे हुए पैसे में कुछ खा भी सकते थे, चना वना लेकर के थोड़ा सा। इतना सस्ता शहर मैंने उससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि बड़े शहरों में मैंने मुंबई को भी देखा था। मुंबई अच्छा शहर, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली, इन तीनों शहरों की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा कोलकाता पसंद आया, उसके बाद मुंबई पसंद आया, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, लेकिन दिल्ली पसंद नहीं आया मुझे, वो कभी पसंद नहीं आया दिल्ली। तो कोलकाता में पढ़ने लिखने का, पुस्तकों के प्रेम का, और दूसरी बात ये कि सस्ते होने का, जिसमें अगर किसी के पास गरीब आदमी भी है तो 50 पैसे में चाय मिल जाएगी, 50 पैसे में कलम मिल जाएगा, 25 पैसे में कुछ और मिल जाएगा। इस तरह का शहर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छात्र और एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में उस दौर में कलकत्ता आपके भीतर किस तरह की छवि प्रस्तुत करता था? देखिए, कलकत्ता राजनीतिक स्तर पर बहुत जागरूक रहा, और सिर्फ यही बात नहीं थी। कलकत्ता के बारे में 2 चीजें और मेरे ध्यान में थी। एक तो यहाँ के लोगों का फुटबॉल प्रेम, और दूसरे यहाँ का थिएटर। तो ये इन दोनों चीजों का, मुझे खेल कूद देखने का भी मुझे बहुत शौक, तो वो भी मैंने यहाँ पे कलकत्ता का थिएटर भी देखा, और ये देखा कि कलकत्ता के थिएटर का ऐन वक्त पे टिकट मिलना मुश्किल होता है। जिस वक्त मैं गया उस वक्त कोई प्ले था, मशहूर नाटक था, तो मुझे उसका टिकट ही नहीं मिल रहा था। जिस दिन प्ले हो रहा था, बादल सरकार का कोई नाटक था, तो टिकट नहीं मिल रहा था। फिर किसी ने सब बात करते हुए पूछा कि आप बाहर चल रहे, नाटक तो शुरू हो गया। तो मैंने कहा शुरू हो गया होगा, लेकिन मेरे पास तो टिकट मिला ही नहीं। तो मेरी बातचीत सुन के बोले कहाँ से आए? मैंने कहा लखनऊ से आया था कलकत्ता। अरे बोली चलिए चलिए, हम आपको किसी से 2-3 लोगों से उन्होंने कुछ बातचीत की, और फिर जाकर मेरी स्पेशल एंट्री बिना टिकट हुई वहाँ कि लखनऊ से आए भाई, इसको दिखाइए। तो मुझे वो बात भी बहुत
वातावरण यहाँ मिला? कोलकाता में, कोलकाता यहाँ पे तो दोनों बातें मैंने देखी कि हिंदी भाषी लोगों का भी अपनी एक अलग दुनिया है, उनका अपना साहित्यिक मंच है, एक नहीं कई कई है। अब भारतीय भाषा परिषद तो सभी भाषाओं का मंच है, लेकिन मुख्यतः वो पत्रिका अपनी हिंदी में निकालते हैं। तो भारतीय भाषा परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और भारतीय संस्कृत परिषद या भारतीय ऐसी कोई संस्था थी, उन लोगों ने बाद में मुझे बुलाया भी कविता पाठ करने के लिए। तो ये संस्थाएं मैंने देखी। उसके अलावा मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में भी शामिल होने का मौका मिला जहाँ पर बंगला कविता पाठ का आयोजन था। वहाँ भी मैंने नई चीजें देखी कि जो बंगला कवि थे उनके साथ किसी के साथ उस कविता वो पढ़ते थे और उसका जिसको कहते हैं कि जो वाह होती थी उसको स्वीकार कवि करते थे और पाठ करने वाला अलग होता था, उसको आवृत्ति कहते थे। तो ये भी मैंने यहाँ पे देखा। फिर वहाँ मुझे इंट्रोड्यूस किया गया कि ये भी कवि हैं, ये आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे भी कविता पाठ करवाया। तो मैंने देखा कोई वैमनस्य, कोई झगड़ा झंझट की बात हिंदी और बांग्ला के बीच में उस समय तो नहीं थी। अभी का स्थिति मुझे नहीं पता। क्या कोलकाता के अड्डा संस्कृति और कॉफी हाउस संस्कृति ने आपकी रचनात्मकता को प्रभावित किया? अरे बहुत ज्यादा। ये जो बातचीत होती है बहुत अनौपचारिक ढंग से होती, दिल की बातचीत होती, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, बहस भी हो जाती। तो और मुझे खासतौर से जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन में आया तो कोलुटोला स्ट्रीट है, जुड़ी हुई है कॉलेज स्ट्रीट से। तो वहाँ मुझे जाके पता लगा कि यहाँ तो कॉफी हाउस में सत्यजीत राय, यहाँ के बड़े बड़े तमाम बादल सर, बहुत जो भी थिएटर के और साहित्य के, म्यूजिक के, सिनेमा के बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर कॉफी हाउस में बैठते थे, बात करते थे। तो वो सब मुझे बहुत प्रभावशाली लगा। और मैं बहुत कॉलेज स्ट्रीट में, जैसे मुझे मौका मिलता था, वो कॉलेज स्ट्रीट चला जाता था, घूमता फिरता था, पुस्तकें खरीदता था, पत्रिकाएं, अखबार वगैरह वहाँ मिलते थे। तो मेरा वक्त यहाँ, अच्छा अड्डेबाजी वहाँ मैंने देखी, जहाँ किसी भी चाय की दुकान पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ लोगों को ऐसी जगहों पर भी देखा मैंने, रात को 10 बजे दुकान बंद हो चुकी है, टपरा पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ लोग जमे हुए। दुकानदार बंद करके चला गया, तो भीतर बैठने की जगह नहीं है, तो बाहर ही बैठे हुए। कोई पत्थर पर बैठा है, कोई पड़ी हुई बेंच पर बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ, खड़े होकर के भी अपना वैसे बातचीत चल रही। तो उसमें जो एक वातावरण बनता है तर्क का, बहस का, बातचीत का, अवेयरनेस का अपने समय से, वो बहुत बहुत अच्छा था। और वो उनकी सहभागिता को, उनकी चिंताओं को, अपने समय में जो राजनीति है उसमें उनकी इंडल्ज करना, मतलब उसमें शामिल होना और उसके बारे में बहस करना, तो बहुत ही अच्छी बात है जो दूसरी जगहों पर उस तरह से नहीं होती। क्या आपको लगता है कि कलकत्ता ने आपके भीतर के कवि को गढ़ने में एक निर्णायक भूमिका निभाई? हर शहर, हर व्यक्ति से मिलना अपने आप में एक नया अनुभव होता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो कलकत्ता में बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई। कलकत्ता में जो कविता के लोग नहीं थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और मैंने ये देखा कि उनके अंदर, वो भले ही साहित्यिक रुचि के ना हो, लेकिन साहित्य के प्रति सम्मान उनके हृदय में था। ये बात बहुत प्रभावशाली है। 1960 के दशक के कलकत्ता और आज के कोलकाता में सबसे बड़ा बदलाव आप किस रूप में देखते हैं? 1960 के बाद का कोलकाता तो साहित्यिक जगत समृद्ध था, आज की तुलना में ज्यादा समृद्ध था। हिंदी की
रहा हूँ कि कलकत्ता से उतनी पत्रिकाएं, जैसे हिंदी में जैसा दखल कलकत्ता का था उस समय, वैसा आज नहीं। क्या आज का कोलकाता अपने पुराने सांस्कृतिक चरित्र और आत्मा को बचा पाया है? ये तो संभव होता नहीं। ये परिवर्तन जो है वो हर जगह आया है, हर तरह से आया है। अब आजकल पत्रिकाओं पुस्तकों की बिक्री घट गई, उसकी जगह मोबाइलें ले ली, तो वो वातावरण जो बनता था पत्रिकाओं से और अखबारों से, समाचार पत्रों से, वो समाप्त हो गया है। आप कवि के साथ इंजीनियर, रंगकर्मी और फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। इन सब बातों पर भी कलकत्ता का कुछ प्रभाव पड़ा? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि कलकत्ता में कलाओं के प्रति और राजनीति के प्रति हमेशा बराबर लगाव रहा है। और कलाओं का काम जो है वो मनुष्य को की संवेदना का विस्तार करना है, सत्य से उसका साक्षात्कार कराना है और नैतिकता की एक स्तर, अपने भीतर मनुष्यता का स्तर कायम रखना है। इन तमाम सारी चीज़ों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारी कलाएं तो ये काम करती हैं। संगीत भी ये काम करता है, साहित्य करता है, नाटक करता है और सिनेमा करता है। तो ये सारी कलाएं मिलकर एक काम करती हैं। भाषा का एक केंद्रीय तत्व होता है जिसमें हम तर्क वितर्क करते हैं, कि दूसरी कलाओं में उस तरह संभव नहीं होता। सिनेमा में तो होता है, थिएटर में होता है, लेकिन पेंटिंग में या नृत्य में या संगीत में भाषा को इस स्तर पर तार्किकता नहीं होती। तो ये यहाँ पर जो समग्रता है एक कलाओं के बीच में थी, जो वातावरण यहाँ कोलकाता का था, वो दूसरे शहरों में उस तरह से नहीं देखा, और हिंदी भाषी शहरों में तो बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई निजी स्मृति या घटना जो आज भी कलकत्ता को आपके भीतर में जीवित है? कलकत्ता के अंदर एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने मेरे भीतर स्मृति में जगह बनाई है। ये उस दिन कोई ऐसा दिन था जबकि चौरंगी पर किसी वजह से सन्नाटा था और सड़क किनारे एक कोने पर मैं खाली सड़कों पर घूम रहा था। मुझे पता नहीं था कि आज सन्नाटा क्यों है। वहां मुझे देखा एक जगह कुछ लोग इकट्ठे हैं, तो मैं चला गया ये पता करने के लिए कि भाई आज क्या बात है। तो उस दिन किसी वजह से दुकानें बंद कराई गई थी या बंद की गई होंगी। उसी दिन अवसर का लाभ उठा करके दुकानों के सामने मैदान खाली हो गया, तो वहां कुछ लोगों ने कविता पाठ का आयोजन किया हुआ था और मैं खड़ा होकर सुनता रहा कविता पाठ। किसी के हाथ में कोई पत्रिका थी, वो मैंने ले ली, मैं देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा नरेश सक्सेना। बोले कविता पढ़ी। तो वहां बंगला कविता पाठ हो रहा था। ऐसा मेरे साथ एक बार पेरिस में हुआ, बहुत दिन बाद हुआ। पेरिस में भी ये हुआ कि वहां पर इंग्लिश में कविता पाठ, फ्रेंच, तो वहां पर इंग्लिश में कविता पाठ हो रहा था। तो वहां भी मुझसे, लेकिन मैं यहाँ की बात बताऊँ, उनका कविता पाठ के लिए मैंने कविता पाठ करने तो मैं आया नहीं। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं कहा मैं सुन रहा हूँ। तो मेरा परिचय पूछा, फिर कहा आप क्यों सुन रहे हैं इतनी देर से? तो बहुत देर तक खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मेरी रुचि है कविता में। तो आप पढ़ते हैं कि लिखते हैं? मैंने कहा लिखता भी हूँ। तो पढ़िए। तो फिर मैंने यहाँ पे कविताएं पढ़ी। अगर आपको कलकत्ता से कोलकाता की यात्रा को व्यक्त करना हो तो मुख्य बातें आप क्या कहेंगे? कलकत्ता से कोलकाता, देखिए परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे वैसे दुनिया बदल रही। लेकिन दुनिया को, हमारी दुनिया को ये तो स्वाभाविक ढंग है बदलने का, लेकिन
एक और तरह से हमारी दुनिया बदल रही है, वो है हमारी राजनीति। और राजनीति एक अलग तरह से दुनिया को बदल रही है, जो कि एक नकली ढंग है बदलने का। राजनीति अपने दबाव, अपने आतंक और अपना भय पैदा करके हमारी दुनिया को बदलने की कोशिश में है, और बहुत कुछ बदल भी रही है, लेकिन वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो परिवर्तन ला रही है, विज्ञान परिवर्तन ला रहा है, वो स्वाभाविक परिवर्तन है, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति जिस तरह का परिवर्तन लाने की कोशिश में है, वो अस्थायी है, वो बदलेगा। और बदलाव तो मुझे लगता है कि आज हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2 दिन की देर है, 4 तारीख को नतीजा आएगा, तो हम देखेंगे क्या परिवर्तन आ गया। जो एक बड़ा परिवर्तन, मुझे कोई जीते कोई हारे, कोई पार्टी जीतेगी तो भी परिवर्तन आएगा, कोई पार्टी हारेगी तो भी परिवर्तन आएगा। 4 मई का दिन कोलकाता के लिए बड़ा दिन है, सिर्फ कोलकाता के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक पार्टी का भी नाम, ममता बनर्जी का नाम लीजिए, वो जीतेंगी तो भी बड़ा परिवर्तन होगा, वो हारेंगी तो भी बड़ा परिवर्तन होगा। धन्यवाद। नरेश सक्सेना के अनुभवों और स्मृतियों से गुजरते हुए यह स्पष्ट होता है कि कलकत्ता से कोलकाता की यात्रा केवल भौगोलिक या प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये समय के साथ बदलती संवेदनाओं, संघर्षों और सांस्कृतिक रूपांतरणों की कहानी है। उनकी बातों में एक और पुराने कलकत्ता की आत्मीयता, बौद्धिकता और जीवंतता की गूंज है, तो दूसरी ओर आधुनिक कोलकाता की जटिलताएं और नई संभावनाओं का भी संकेत है। ये संवाद हमें याद दिलाता है कि ये शहर केवल इमारतों और सड़कों से नहीं बनते, बल्कि उन लोगों की स्मृतियों, संघर्षों और रचनात्मकता से निर्मित होते हैं जो उन्हें जीते हैं। कलकत्ता से कोलकाता वह यात्रा दरअसल एक शहर की नहीं, बल्कि समग्र मनुष्य के बदलते रिश्तों की कहानी है, जिसे नरेश सक्सेना जैसे संवेदनशील रचनाकार अपनी स्मृतियों में आज भी जीवित रखते हैं।